विद्यार्थी मित्रों, आज આપણે ધોરણ 7 વિષય હિન્દી પાઠ 4 देश के नाम संदेश જોઈશું। विद्यार्थी मित्रों, यह एक पत्र है। तो यहाँ पत्र के माध्यम से हम दूर बसे संबंधियों, परिवारजनों तथा मित्रों को अपनी बात आसानी से पहुँचा सकते हैं एवं सरकारी दफ्तरों में अपनी शिकायतें और आवेदन पहुंचा सकते हैं। आजकल दूरभाष, मोबाइल, तार, ईमेल आदि से भी यह कार्य किया जाता है। फिर भी पत्र का अपना विशेष महत्व है। हमारे पूर्व राष्ट्रपति एवं मिसाइल मैन डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुद्दीन अब्दुल कलाम ने नई दिल्ली से 19 मई 2005 के दिन क्या आपके पास देश के लिए 10 मिनट है नाम से देश के नागरिकों को ईमेल किया था। इसमें देशवासियों के मन में देशाभिमान की भावना उत्पन्न हो ऐसी सीख भी है। तो यहाँ राष्ट्रपति अब्दुल कलाम ने जो पत्र ईमेल किया था, बराबर, देश के देशवासियों को, उसके देश के नाम संदेश यह ईमेल है। तो हम देखते हैं। पहले तो यहाँ एड्रेस है मातृछाया ऊंची शेरी, गांव मेसपुरा, तहसील भाबर, जिला बनासकांठा, दिनांक 24/12/2011। प्रिय मित्र हर्ष, नमस्ते। मैं यहाँ सकुशल हूँ, आशा है वहाँ सभी सकुशल होंगे। हम ऐसे पत्र शुरू कर सकते हैं। तुम्हारा खत मिला, पढ़कर खुशी हुई। मैंने डॉक्टर अब्दुल कलाम का देशवासियों के नाम भेजा गया एक ईमेल पढ़ा, वही तुम्हारे लिए प्रेषित कर रहा हूँ कि अब्दुल कलाम ने देशवासियों को जो मैसेज भेजा था, ईमेल भेजा था, उस ईमेल में क्या था वही यह मित्र हर्ष, बराबर, मित्र हर्ष ने उसका हर्ष को यह भेज रहा है। डॉक्टर कलाम अपने संदेश की शुरुआत में ही पूछते हैं, क्या आपके पास अपने देश के लिए 10 मिनट का समय है? अब्दुल कलाम शुरुआत करते हैं कि आपके पास देश के लिए 10 मिनट है? यदि हाँ तो इसे पढ़िए, वरना मर्जी आपकी। कि आपके पास देश के लिए 10 मिनट है तो इसे पढ़िए। इसके बाद वह देश के लोगों की सोच बताते हुए कहते हैं, देश की सोच बताते हुए कि देश क्या सोचते हैं, देशवासियों क्या सोचते हैं, यह यहाँ लिखा हुआ है। आप कहते हैं हमारी सरकार निकम्मी है। हम कभी कभार ऐसे बोलते हैं कई बात में कि हमारी सरकार निकम्मी है, कुछ काम नहीं करती। आप कहते हैं हमारे कानून पुराने पड़ गए हैं। आप कहते हैं नगर पालिका कचरा नहीं उठाती। हम ऐसा भी कहते हैं कई कभार कि जहाँ तहाँ कचरा पड़ा होता है तो हम क्या कहते हैं, यहाँ सरपंच कुछ कचरा नहीं उठाती, नगर पालिका कुछ कचरा नहीं उठाती। आप कहते हैं फ़ोन काम नहीं करता, रेलवे मजाक बन गई है, एयरलाइन दुनिया में हमारे ही सबसे खराब है, चिट्ठी अपनी मंजिल तक नहीं पहुँचती, कि चिट्ठी जो भेजे वो चिट्ठी भी जल्दी अपनी मंजिल तक भी नहीं पहुँचती। आगे आप कहते हैं और कहते ही रहते हैं कि आप तो बस सिर्फ शिकायत ही करते रहते हो, आप सब कहते ही हो, बस कहते ही रहते हो। आपने इस बारे में क्या किया? चलो आप सब बोलते हो कि आपने कुछ किया इस बारे में। फिर राष्ट्रपति ने कहा, मान लीजिए एक व्यक्ति सिंगापुर जा रहा है। यहाँ राष्ट्रपति ने एक एग्जाम्पल दिया है कि आप मान लीजिए एक व्यक्ति सिंगापुर जा रहा है, उसे अपना नाम दीजिए, उसे अपनी शक्ल भी दे दीजिए। आप दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे पर उतरते हैं। सिंगापुर में आप अपने सिगरेट का टुकड़ा सड़कों पर नहीं फेंकते और स्टोर में खाते भी नहीं हैं। आप सिंगापुर जाते हो, बराबर। सिंगापुर में पहुंचते आप जो सिगरेट पीते हो, उस सिगरेट का जो आधा टुकड़ा है वो सड़कों पर नहीं फेंकते और स्टोर में खाते भी नहीं है। कि आपको उनके भूमिगत संपर्कों पर रस महसूस होता है। आप शाम 5 से 8 बजे के बीच आर्चर्ड रोड पर
कार चलाने का टोल टैक्स तकरीबन 60 रुपये भुगतान करते हो। यहाँ सिंगापुर की बात करते हैं कि आप वहाँ के जो नियम कायदे हैं उसको फॉलो करते हो, बराबर, उनको अनुसरण करते हो। आप वहाँ कुछ कचरा भी नहीं डालते। क्यों? आपको डर लगता है कहीं हमारा पुलिस देख न जाए और दंड हमको ना पड़े, बराबर। तो वहाँ हमारा दंड लगता है तो हम इस वीक में और हम डरते डरते कुछ कचरा भी नहीं फेंकते। आगे, अगर पार्किंग में आपने निर्धारित समय से ज़्यादा गाड़ी खड़ी की तो टिकट पंच कराते हो। अगर हमने हमारी गाड़ी पार्किंग की हो तो वहाँ बोला जाता है कि 10 मिनट के लिए यहाँ रखनी है पार्किंग में, तो 10 मिनट से ज़्यादा समय हो तो हमें अलग से दंड भरना पड़ता है। लेकिन आप सिंगापुर में कहते कुछ नहीं, करते हैं क्या? आप सिंगापुर में कुछ नहीं कहते, बराबर, और कहते हैं क्या? दुबई में आप रमजान के दिनों में सार्वजनिक रूप से कुछ भी खाने का साहस नहीं करते। जिहाद में बिना सिर ढके बाहर नहीं निकलते। अब दुबई की बात है कि दुबई में आप जिहाद में तो बिना सिर ढके हुए तो बाहर भी नहीं निकलते। वॉशिंगटन में आप 55 मील प्रति घंटा से ऊपर गाड़ी चलाने की हिमाकत नहीं करते। वॉशिंगटन सिटी में क्या है? 55 मील प्रति घंटा, 55 प्रति किलोमीटर, स्पीड 55 किलोमीटर ની રાખવી પડે। तो वहाँ तो हम के 55 मील प्रति घंटा से ऊपर गाड़ी भी चला नहीं सकते। और पलटकर सिपाही से यह भी नहीं करते कि जानता हूँ मैं कौन हूँ। अगर यहाँ हम पकड़े जाए कुछ करते हुए, हेलमेट के बिना भी पकड़े जाए तो हम बताते पुलिस को, आप जानते हो मैं कौन हूँ, बराबर, मैं फला हूँ और मैं फला मेरा बाप है। हम यहाँ पकड़े जाए क्या कहते हो? मैं उनका बेटा हूँ, वो मेरे पहचान वाले हैं। इस तरह हम पहचान देकर छूट भी जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के समुद्र तटों पर आप खाली नारियल हवा में नहीं उछालते। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के समुद्री तटों पर आप नारियल पीकर, और वह नारियल खाली नारियल यूं ही फेंक नहीं देते। यहाँ तो हम दरिया के तट, समुद्र के तट नारियल पीकर कुछ भी कचरा यूं ही डाल देते। वहाँ आप ऐसे नहीं करते। टोक्यो में आप सड़कों पर पान की पीक क्यों नहीं थूकते? टोक्यो सिटी, वहाँ ऐसे नियम है कि पान खाकर ऐसे पिचकारी ऐसे तैसे भीत पर हम नहीं थूकते। तो क्यों नहीं थूकते के? बोस्टन में आप जाली योग्यता प्रमाण पत्र क्यों नहीं खरीदते? बोस्टो सिटी में कि हम वहाँ जाली प्रमाण पत्र, किसी का नकली प्रमाण पत्र हम खरीद नहीं सकते। डॉक्टर कलाम बीच में याद दिलाते, मैं आप ही के बारे में बात कर रहा हूँ, सिर्फ आपके, कि मैं आप ही के बारे में बात कर रहा हूँ। डॉक्टर कलाम कहते हैं आप दूसरों देश की व्यवस्था का आदर और पालन करते हैं, बराबर। ये डॉक्टर कलाम ने पहले इतने प्रश्न किए हमको कि आप सब सिटी के नियमों को फॉलो करते हो, उसके व्यवस्था और आदर का पालन भी करते हो, लेकिन अपनी व्यवस्था का नहीं। हम हमारे भारत देश की व्यवस्था का पालन नहीं करते। फिर हम पूछते हैं सरकार ये नहीं करती, सरकार कचरा नहीं उठाती, सरकार वैसे नहीं करती, लेकिन हम कचरा न फेंके तो दूसरे सिटी में जाकर हम कचरा नहीं फैलाते और हमारे सिटी में हम कचरा फैलाते। अगर हमने कचरा ही न फेंका हो तो हम ऐसा बोले कि नगर पालिका कचरा नहीं उठाती। भारतीय धरती पर कदम रखते ही आप सिगरेट का टुकड़ा जहाँ तहाँ फेंकते हो। जैसे ही हम भारत देश की धरती पर पग रखते हैं दूसरे सिटी से, दूसरे देश से, तो हम सिगरेट का टुकड़ा जहाँ तहाँ फेंक देते हैं, कागज के पुर्जे उछालते हैं। यदि आप पराये देश में प्रशंसनीय नागरिक हो सकते हो तो यहाँ भारत में आप ऐसा क्यों नहीं बन सकते? आप दूसरे देश में ऐसे नागरिक बन सकते हो कि आपकी कोई प्रशंसा करे। हमने कुछ कचरा किया और कचरा बीच में नहीं, डस्टबिन में डाला हो, तो अच्छे नागरिक आप दूसरे शहर में बन सकते हो, दूसरे देश में बन सकते हो, तो हमारे देश में क्यों नहीं बन सकते के? डॉक्टर कलाम ने मुंबई के पूर्व महानगर पालिका
आयुक्त तिनायकर के हवाले से कहा, अमीर लोग अपने कुत्तों को सड़कों पर घुमाने निकलते हैं और जहाँ तक गंदगी बिखेर कर आ जाते हैं। अमीर लोग अपने कुत्ते को सैर कराने जहाँ तक निकल पड़ते हैं और कुत्ता कुछ भी गंदगी जहाँ तक कर देता है और फिर वही लोग सड़कों पर गंदगी के लिए प्रशासन पर दोष मढ़ते हैं। और फिर वही लोग क्या कहते हैं कि नगर पालिका कचरा नहीं उठाती, गंदगी साफ नहीं करती। तो क्या करे नगर पालिका? आपके कुत्ते की गंदगी है वह साफ करे क्या नगर पालिका? कि आप नगर पालिका का नाम दे देते हो, सरकार का नाम दे देते हो और आपके कुत्ते आप लेकर निकल पड़ते हो। क्या वे उम्मीद करते हैं कि वे जब भी बाहर निकलेंगे तो एक अधिकारी झाड़ू लेकर उनके पीछे पीछे चलेगा? आप क्या चाहते हो कि आप जब भी आप अपने कुत्ते को बाहर लेकर आओ तो नगर पालिका का एक आदमी आपके पीछे पीछे झाड़ू लेकर आए और आपकी गंदगी साफ करे? और जब उनके कुत्ते का हाजत लगेगी तो वह एक कटोरा उसके पीछे लगाएगा क्या? जब कुत्ता कुछ गंदगी करेगा तो क्या उसका के कटोरा के लेकर के पीछे पीछे आएगा और उसका साफ करेगा क्या? आगे राष्ट्रपति ने मिसाल दी कि अमेरिका और जापान में कुत्ते के मालिक को उसकी छोड़ी हुई गंदगी साफ करनी पड़ती है। राष्ट्रपति ने क्या कहते हैं कि अमेरिका और जापान में क्या है कि कुत्ते के मालिक को क्या करना पड़ता है? कुत्ता जो भी गंदगी करता है वो गंदगी वो मालिक को साफ करनी पड़ती है। फिर शासन व्यवस्था के बारे में डॉक्टर कलाम ने कहा कि हम सरकार चुनने के लिए वोट डालने जाते हैं और अपनी सारी जिम्मेदारियां भी वही उलट आते हैं। क्या कहते हैं राष्ट्रपति कि हम वोट डालने जाते हैं और फिर कहते हैं कि हमने वोट देकर एक अच्छा राष्ट्रपति चुना है, बराबर, हमने अपनी सरकार अच्छी चुनी है, तो हमारी जिम्मेदारियां क्या अभी सरकार को दिया है क्या? सारी जिम्मेदारियां सरकार निभाएगी क्या? हम आराम से बैठकर सोचते हैं कि अब हमारे नाज नखरे उठाए जाएंगे कि हम जो भी गंदगी करेंगे, जो भी कुछ करेंगे वो सरकार करेंगी क्या? हम सोचते हैं कि हमारा हर काम सरकार करेगी और हम फर्श पर पड़ा हुआ रद्दी कागज उठाकर उसे कूड़ेदान में डालने की जहामत तक नहीं उठाएंगे कि अब सरकार को हमने वोट दिया है तो अब सरकार सारा काम करेगी, अब हम शांति से बैठेंगे और हमारा फर्श पर जो कचरा कूड़ा पड़ेगा वो भी सरकार उठाएगी क्या? रेलवे हमारे लिए साफ सुथरे बाथरूम देगी और हम उन्हें ठीक से इस्तेमाल करना भी नहीं सीखेंगे। रेलवे स्टेशन जाओ तो साफ सुथरा के बाथरूम हमें सरकार देगी तो हम उसको गंदा करके आ जाएंगे। डॉक्टर कलाम ने कहा कि समाज की ज्वलंत समस्याओं पर भी हमारा ऐसा ही रवैया है। हम ड्राइंग रूम में बैठकर दहेज के खिलाफ गला फाड़ते हैं और अपने घर में इसका उल्टा करते हैं और बहाना देखिए पूरी व्यवस्था ही खराब है। और हम क्या कहते हैं? पूरी व्यवस्था ही खराब है। अगर मैं अपने बेटे की शादी में दहेज नहीं लूँगा तो इससे कौन सा बड़ा फर्क पड़ जाएगा, बराबर। हम समाज को कहते हैं कि वह सब लड़कियों के बाप से दहेज लेता है। अगर वही बारी हमारी आए, हमारे बेटे के हम शादी करवाए तो हम दहेज ले लेते हैं और दूसरों को हम मना करते हैं, तो हम समाज को बुरा कहते हैं कि। तो राष्ट्रपति ने इस संदेश में पूछा, इस व्यवस्था को बदलेगा कौन? कि इस व्यवस्था को कौन बदलेगा? यह व्यवस्था है किसकी? आप आसानी से कह देंगे व्यवस्था में शामिल है हमारे पड़ोसी, आसपास के घर, अन्य शहर, अन्य समुदाय और सरकार। कि हम आसानी से कह लेंगे यह व्यवस्था में कौन कौन आएगा? हमारे पड़ोसी, आसपास के घर, अन्य शहर, अन्य समुदाय और सरकार। हम हमारा नाम तो देना लिखना भूल जाएंगे, लेकिन मैं और आप कतई नहीं। जब कुछ अच्छा करने की हमारी बारी आती है तो हम अपने परिवार को सुरक्षित कवच में घेर लेते हैं, दूसरे देशों की ओर निहारते हैं और इंतजार करते हैं कि कोई मिस्टर क्लीन आएगा और अपने जादुई हाथों से चमत्कार करेगा, और ऐसा नहीं होता तो आप देश छोड़कर ही चल देंगे।
कि जब हमारी बारी आते हैं तो हम सोचते हैं कि कोई आएगा और साफ सुथरा करेगा, और जब नहीं होता कुछ हमारे समाज में तो हम हमारा देश छोड़कर दूसरे देश में चले जाते हैं। उन्हें कहा हम अपने भय से भागकर अमेरिका जाएंगे, उनके गौरव का गुणगान करेंगे, व्यवस्था की प्रशंसा करेंगे, और जब न्यूयॉर्क असुरक्षित हो जाएगा तो आप इंग्लैंड भाग जाएंगे। इंग्लैंड में बेरोजगारी होगी तो खाड़ी चले जाएंगे, और जब खाड़ी में युद्ध छिड़ जाएगा तो आप मांग करेंगे कि भारत सरकार हमें बचाकर घर ले आए। कि जब वहाँ युद्ध आ जाएगा तो हम कहेंगे, हे भारत सरकार, हम भारत देश के वासी हैं, भारत सरकार हमें अपने देश में ले आओ। तो हर कोई देश को गाली देने को तैयार है, पर व्यवस्था में सकारात्मक योगदान के बारे में नहीं सोचता। हर कोई देश को गाली देता है, सरकार को गाली देता है, लेकिन व्यवस्था के बारे में कोई नहीं सोचता कि हमें हमारे जो व्यवस्था है उसमें हमें योगदान देना चाहिए। क्या हमने अपनी आत्मा को पैसे के हाथ गिरवी रख दिया है? डॉक्टर कलाम व्यवस्था में नागरिकों के सकारात्मक योगदान के लिए देशवासियों को झकझोर देते हैं। श्रेष्ठ नागरिक बनने की शुरुआत करने की अपील करते हुए संदेश में कहा गया है कि अगर आप वाकई संदेश से सहमत हैं तो इसे अपने 10 और साथियों को ईमेल से भेजिए कि जो मेरे इस संदेश से आप सहमत हो, तो इस संदेश को आप और 10 साथियों को भेजो। परिवार के सभी बड़ों को मेरा प्रणाम, तुम्हारा मित्र किरण। तो किरण ने यह पत्र लिखा है हर्ष को कि यह संदेश है। किसने भेजा है? डॉक्टर कलाम ने यह संदेश भेजा है। तो मैंने पत्र तुझे किया है, तू भी अपने 10 मित्रों को करना। तो पत्र पढ़कर उसे भी कुछ पता चले। तो यहाँ शब्दार्थ है कि वाकई यानी यथार्थ, हकीकत में, रस्क यानी ईर्ष्या, रवैया यानी परिपाटी, तकरीबन यानी प्राय, लगभग, पुर्जे तो मशीन के अंश, मिसाल यानी उदाहरण, हिमाकत यानी मूर्खता, बेवकूफ़ी, झकझोरना यानी झटका देना, झंझोरना। तो विद्यार्थी मित्रों, इस पाठ का स्वाध्याय अभ्यास हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।